से डिकंटामिनेशन करके बाहर की तरफ निकाला जाता है ताकि किसी प्रकार का कंटामिनेशन उसकी बॉडी के अंदर ना रहे। तो मैं सबसे पहले हुआ जिसमें कंटामिनेटेड यूनिट वेटिंग एरिया, जो भी रेस्क्यूअर इंसिडेंट साइट के अंदर जाते हैं जो उससे कंटामिनेट हुए हैं वो सभी इस वेटिंग एरिया में ठहरते हैं। इस वेटिंग एरिया में ठहरने के बाद उनको लाइन स्टेशन की मदद से डिकंटामिनेशन किया जाता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन और उनके जो पर्सनल गेट ड्रॉप है उनको यहाँ पर डाला जाता है और उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसमें जो इसके लिए एलपीजी जो है इसमें इसके केवल एग्जीबिशन के लिए इसको लगा रखा है कि हम लोग जब भी किसी ऑफिस से इमरजेंसी में जाते हैं, केमिकल इमरजेंसी में या बायोलॉजिकल इमरजेंसी में, तो इसको फॉलो करते हैं। उसके बाद जो भी कंटामिनेशन पर्सन है वो उनके रहने का वो जगह यूनिट है। उसके बाद 9 स्टेप्स है। ये सबसे पहला रजिस्ट्रेशन होता है कि जो आ रहा है विक्टिम्स है या फिर जो रेस्क्यूअर्स हैं सभी का नाम और डिटेल्स इसमें रहता है। उनके पास जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है और जो भी इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो यहाँ पर पार्टिकल्स लगे रहते हैं दिमाग में या गले में, वो खुद इसमें करते हैं। पूरे कपड़ों और पूरे शरीर पे से उसका जगह है उसको साफ किया जाता है। ये को मास्क करवा दो दस है ना डेमोस्ट्रेशन के लिए। इधर से आओ, इधर से। इसमें जो है अपने अर्थ मूवर होते हैं, जो मुल्तानी मिट्टी होती है उसका इसमें यूज करते हैं। और पूरा सफल करो पैर को अपने आपको इस प्रकार से जो पार्टिकल्स होते हैं वो हट जाते हैं। फिर आगे में ओवर गारमेंट्स और जो इनके ओवर इसको जो है जो एक बार यूज हमने कर ली थी उसको दोबारा यूज नहीं करते। यहाँ पे इसको कटिंग करके जो भी यूज होता है ग्लव्स है इसके बाद स्टेशन और वो ग्लव्स जो है और वो और आउटर ग्लव्स को अलग किया जाता है। इसको भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है, कट करके निकालने का। ये कुछ नहीं करेगा। के बाद दोबारा से मॉनिटरिंग की जाती है। यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग का मतलब हमारे पास जो भी निकाल दिया रेडियो जो संपर्क किया है उसको निकालने के बाद इसकी मॉनिटरिंग की जाती है ताकि किसी भी अंदर ना हो। उसके बाद फाइनली जो है मास्क रिमूव करते हैं। मॉनिटरिंग करने के बाद मास्क और रेस्पिरेटर को रिमूव किया जाता है। सारी में तो मिस हो गया, आप लेट आए फिर तो ठीक है, फिर सारी उसके बाद ये सोरिंग करते हैं। मास्क को रिमूव करने के बाद सोरिंग किया जाता है प्रोसेस के अंदर क्या कोई पार्टिकल्स है रेडिएशन अवेलेबल है इसके पास। अगर नहीं है, अगर कोई भी पार्टिकल कोई भी रेडिएशन लगा रहा है तो उसको भेजा जाता है। फाइनली जो हम लोग रीइश्यू ऑफ कपड़े किया जाता है। ये वाला जो पोर्शन से फाइनली उसके बाद डिमॉनिटरिंग की जाती है। डिमॉनिटरिंग करने के बाद उसको नई इश्यू दी जाती है। उसके बाद फाइनली ये हम जहाँ भी जाते हैं ऑपरेशन के लिए ये हमारे स्टेशन पे स्टेशन पे ये जो भी इक्विपमेंट है वो सारे इक्विपमेंट हमारे इंडिया में स्टोर पे रहते हैं। वही स्टेशन एरिया में टीम कमांडर आपके पास ये फर्स्ट एड है, इसमें इंसिडेंट कमांडर उसके बाद ये मेडिकल पोस्ट है। जो कंसेप्ट है हमारा जो मेडिकल पोस्ट का रहता है वो जो 11 स्टेशन लगाए गए हैं जिसमें मेडिकल स्टोर, कमांड पोस्ट, मेडिकल पोस्ट, कम्युनिकेशन पोस्ट। हम पहले ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। ट्रीटमेंट यहाँ बेसिकली नहीं होता, तो मेनली रेफर अकॉर्डिंग टू द नीड कहाँ जाएगा ये पेशेंट, कहाँ जाएगा, वी डू 4 टाइप ऑफ स्टेजिंग। सिविल हमारे पास ऐसा किसी प्रकार का ये कोई किया जाता है।
सीखने की कोशिश करने कुछ नहीं होने वाला तो उसको ब्लैक बेल्ट दे देते हैं। देन द पेशेंट इज गोइंग टू गो, ठीक है जी, प्रैक्टिस विल गेट। देन आफ्टर दैट इंजरीज में मैसिव इंजरीज है, दिस पेशेंट इज तो उसको सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं। देन द पेशेंट इज अपना येलो में वो तो करके या थोड़ा फर्स्ट एड देके थोड़ा वेट करा सकते हैं, उनको हम यहाँ पे वेट कराते हैं और बेसिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। देन अदर पेशेंट होते हैं ग्रीन, किसी का माइनर इंजरी मोबाइल पे, उसके हिसाब से हम यहाँ उनको प्रायोरिटाइज करते हैं या फिर एक्चुअली ये हम लोग पूरी एग्जाम टीम ही लगाते हैं और हमारी टीम के साथ एक जो है मेडिकल जो है वो साथ में चलते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट रहते हैं हमारे साथ और वो इस काम को करते हैं। आज हमारे डॉक्टर साहब ने भी बहुत हेल्प की। जो डॉक्टर साहब में था ना आज सबसे ज़्यादा उसके बाद सर हमारा कम्युनिकेशन स्टेशन रहते हैं, यहाँ से हम अपने हेडक्वार्टर को यूनिट को कम्युनिकेशन हैंडल से और साथ ही एच भी रहता है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। आप और प्रत्येक मैं आप सभी को ज्ञान की वैक्सीन देना चाहूँगा, जिसमें कल्याण की टीम के पास कौन से इक्विपमेंट होते हैं उनके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। इसमें किसी प्रकार के भी डिजास्टर, चाहे मैनमेड हो या फिर प्राकृतिक डिजास्टर हो, उन सभी को निपटने के लिए एक टीम द्वारा सभी इक्विपमेंट 24/7 आवर्स उपलब्ध रहते हैं। सर जैसे ही नमस्कार सर, मैं संध्या सिंह, फायर कॉम्बैट टीम इंचार्ज। जैसे ही मुझे सूचना मिली बीएचएफ पर कि टीटी पार्किंग में लीकेज हो गया, एक टैंकर का एक्सीडेंट की वजह से वॉल टूटा और लीकेज हो गया, तुरंत ही मैं साइट पर आई हूँ। सबसे पहले मैंने साइट का मुआयना किया और होजेस को ले किया कि हाँ हमें होज हैंडलिंग करनी है, क्योंकि एलपीजी है तो हमें उसको डिस्पर्स करने के लिए होज हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद ही जैसे ही देखा कि हाँ हम मॉनिटर नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं क्योंकि एक बिजली का तार आ रहा था, फिर मैंने अपने सीनियर प्लांट मैनेजर को इन्फॉर्म किया कि बिजली का तार बीच में आ रहा है, हम मॉनिटर नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं। इसके पश्चात ही जैसे ही हमें सूचना मिली कि हाँ अभी बिजली की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, फिर हमने मॉनिटर ऑपरेशन और होज हैंडलिंग दोनों के थ्रू पानी पानी की बौछार की टैंकर के ऊपर, ताकि एलपीजी डिस्पर्स हो जाए। तत्पश्चात ही हमने देखा, वहीं पर मैं साइट पर ही थी तो मैंने खुद ही देखा कि वहाँ पर एकदम से आग लग गई है। आग लगने की सूचना मैंने अपने चीफ इंसिडेंट कंट्रोलर को दी, प्लांट मैनेजर सर को, कि आग लग गई है और अभी हमें आगे क्या करना है फॉर फर्दर एक्शन। फिर एज़ पर माय प्लांट मैनेजर आगे एक्टिविटी हम लोग करते रहे कि हाँ हमें जेट का प्रयोग नहीं करना, कि वाटर कंटेन नोजल का प्रयोग करना या कैसे करना है, और इस बीच में मुझे कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। आपकी टीम में सभी सुरक्षित सभी सुरक्षित है सर मेरी टीम में। वेरी गुड, थैंक यू। ऑक्सिलरी इंसिडेंट के बारे में सबसे पहले मुझे वॉकी में सूचना मिली है कि एक बल्क एलपीजी टैंकर है जिसमें लीकेज होना शुरू हो चुकी है। तो हम जैसे ही हमने वॉकी पे उसको सुना है, हमारी टीम ऑक्सिलरी टीम के सभी सदस्य साइट पे पहुंच चुके हैं और मैंने भी साइट को लीड करना स्टार्ट कर दिया है ऑक्सिलरी टीम के हेड होने के नाते। तो ऑक्सिलरी टीम का सर सबसे पहले हमारा ये रोल ये था कि हमें फायर प्रॉक्सिमिटी सूट पहना के यहाँ पे रेडी करना था। अभी वो लीकेज थी वहाँ पे, लेकिन वो कब फायर में कन्वर्ट हो जाती उसका हमें आइडिया नहीं था, तो हमने फायर प्रॉक्सिमिटी सूट पहना के पहले ही सबको रेडी कर रखा। वेरी गुड। उसके बाद सर हमने साथ ही लो प्रॉक्सिमिटी सूट भी पहना के रेडी कर लिया कि हमें वेपर क्लाउड में जाना पड़ जाए तो हमारा जो आदमी है वो खुद इंजर्ड ना कर ले। इसलिए लो टेम्परेचर सूट उसकी अपनी सेफ्टी के लिए था कि उसको किसी भी टाइप की इंजरी ना हो। जैसे ही सर जैसे हम साइट पे पहुंचे तो कॉम्बैट टीम ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था और रेस्क्यू टीम भी अपना रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर चुकी थी। जहाँ जहाँ हमें संसाधनों की कमी हुई कॉम्बैट टीम को हुई, चाहे उनको फायर एक्सटिंग्विशर कम पड़े, चाहे उनको नोजल्स कम पड़े, चाहे जो भी उनको संसाधन कम पड़े, हमें उनको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाए। और ऐसे ही रेस्क्यू टीम में अगर कोई कमी पड़ती थी तो हमने उसको ये मदद की। अंत में सर जब हमने फायर पे कंट्रोल कर लिया तो फिर हमने एक्सप्लोजिव मीटर लेके वहाँ पे सबसे पहले तो हमने लीकेज को अरेस्ट किया। जो लीकेज हुई है टैंकर में से उसको हमें अरेस्ट करना था, तो हमने उसको अरेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने एक्सप्लोजिव मीटर से लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट चेक की है, वो 0 आई, लीकेज क्लियर हुई हमारी, तो हमने ऑल क्लियर का सायरन दिया। थैंक यू। आपकी
फीडबैक ले लिया है और रेस्क्यू टीम से आ गए। ओके, धन्यवाद। रेस्क्यू टीम। नमस्कार सर, मैं रेस्क्यू टीम का लीडर मितेश कुमार। मेरी टीम का काम रहता है किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे एक तो एक्सटर्नल एजेंसी के साथ कम्युनिकेट करना और दूसरा साइट पे कोई भी इंजर्ड होता है या किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो वहाँ से बंदों को रेस्क्यू करना। जैसे ही हमारी टीम को वॉकी पे मैसेज मिला कि टैंकर पार्किंग एरिया में एक इमरजेंसी हुआ है, तो जो मेरी टीम के मेंबर हैं भारद्वाज जी, उन्होंने एक्सटर्नल एजेंसी मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, फिर हॉस्पिटल और हमारे जो म्यूचुअल एड्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करा, उनसे बात करी। फिर वॉकी पे संदेश आया कि जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन गई हुई है उसको कट करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी भारद्वाज जी ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बात करके लाइन को तुरंत ही कट करवाया। जैसे ही उसके बाद हमारी टीम का काम था साइट पे पहुंचना और कोई इंजर्ड हुआ है तो वहाँ से उसको रेस्क्यू करना। इस काम में हमें एनडीआरएफ टीम का भी साथ मिला और हमने पूरी साइट का मुआयना किया। उसमें जो भी टीम में से कोई इंजर हुआ था वहाँ से हमने उसको रेस्क्यू करके और मेडिकल पोस्ट पे भेजा, जहाँ पे अगर हमें ज़रूरत लगी तो हमने उसको सिविल हॉस्पिटल जींद के लिए भी भेजा। थैंक यू सर। आपकी टीम में सब सुरक्षित? सर 2 मेंबर इंजर्ड हुए थे, वो अभी ठीक है। कुल आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया? सर टोटल 7 पर्सन को। आप 7 लोगों को रेस्क्यू करके मेडिकल पोस्ट तक पहुंचाए? जी सर। बहुत अच्छे। कम्युनिकेशन के राजेंद्र भारद्वाज जी सर, मैं रोजमर्रा की तरह अपने कार्य पे काम कर रहा था तो मुझे कुछ फायर साइरन की आवाज़ सुनाई दी, तो फायर साइरन पुष्टि करता कि कोई न कोई इमरजेंसी हुई है। तो जैसे ही मैंने बाहर निकल के अपने अधिकारियों से संपर्क किया और बात पूछा तो उन्होंने बताया कि टीटी असेंबलिंग एरिया के अंदर एक गाड़ी टैंकर बाहर जा रहा था और बाहर जाते जाते एक गाड़ी से टकरा गया और उससे गैस लीक हुई है और कुछ इमरजेंसी हुई है। तो उसके लिए फिर मैंने सर नितेश कुमार जी से संपर्क किया। उन्होंने बोला फटाफट भारद्वाज जी मेन गेट पर बिजली की तारें हैं, एनटीओ बिजली बोर्ड फोन कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट जो भी अपनी सहायक सुरक्षा और जो मदद कर रहे हैं एजेंसियां, प्रशासन, जिला प्रशासन वगैरह से संपर्क कीजिए। तो सबका किन किन विभाग में आप संपर्क कर पाए, उनके नाम और किन से संपर्क हुआ वो मैं जानना चाहूँगा। यस सर। मैंने बिजली बोर्ड एसडीओ से बात किया, विजय रजौत जी, उन्होंने मेरा सही रिस्पॉन्स दिया और उसी टाइम दोनों लाइन बंद कर दिया और उसको बंद करके सूचित किया कि बंद कर दिया, कोई चिंता की बात नहीं। फिर मैंने डीसी ऑफिस बात किया, वहाँ सतपाल शर्मा से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हमारी मदद की जरूरत है तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे, फायर ब्रिगेड या चाहे एम्बुलेंस हो, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मैंने उनको सही पता बताया कि मैं रोड जी आगे से बोल रहा हूँ। अगला बताएं। अगला उसके बाद से फायर ब्रिगेड किया मैंने, वहाँ जयपाल मलिक जी बोले कि आप चिंता मत करो और हम तैयार हैं। फिर 101 पर भी संपर्क किया मैंने, उन्होंने भी मेरे को यही बोला। उसके बाद एम्बुलेंस से किया मैंने, वहाँ पर सुनील कुमार जी ने संपर्क किया। सुनील कुमार जी बोले अभी बहुत जल्दी आ रहे हैं हम, और मैं पता आपका कि रोहतक रोड जी से गैस प्लांट से बोल रहे हो। उसके बाद पुलिस चौकी रोहतक रोड बात किया, वहाँ पर 245 711 में किया। भागवंती जी कंट्रोल रूम में बात किया, उन्होंने भी सही रिस्पॉन्स दिया मेरे को। और उसके बाद बरवाला और HPCL इशार बात किया मैंने, तो इन सभी से बात कर फिर मैं डॉक्टर DP जैन साहब से बात किया। DP जैन साहब समय पर आकर के उन्होंने फ़ोन भी किया कि मैं पहुंच गया हूँ, कोई चिंता की बात नहीं। थैंक यू। सिक्योरिटी सिक्योरिटी सुपरवाइजर श्रीमान, मेरी टीम में टोटल 7 आदमी हैं, जो कि इस कार्रवाई के दौरान उनका काम इस प्रकार रहा। जैसे ही लैंडलाइन के ऊपर फोन आया 8910 के ऊपर टैंकर का ड्राइवर का, अगर मेरा टैंकर गाड़ी से भिड़ गया है, टैंकर पार्किंग से निकलते समय, तो उसने फोन किया भी टैंकर पार्किंग से निकलते समय भिड़ गया है। तो मैंने वही बात अपने प्लांट मैनेजर साहब को बताया, साहब ऐसे ऐसे बात हुआ है। प्लांट मैनेजर साहब ने जैसे आवाज़ सुना फोन के ऊपर तो उन्होंने सभी को अवगत कराया। अवगत कराते ही मैंने पूछा साहब इमरजेंसी गेट खोल दें, तो साहब ने बोला भाई इमरजेंसी गेट खोल दो जो अंदर से आता है, जिससे हमारी रेस्क्यू टीमें आती हैं। उसके बाद मेरी टीम के कुछ आदमी हैं जो यहाँ पर अपने ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर काम कर रही थी। 2 बंदे मैंने वहाँ पर लगाए ताकि टैंक का जहाँ भी अच्छा हुआ है उसको वो बंदे वहाँ पर बाहर के बंदे ना आए। ये कार्रवाई सर। वेरी गुड। आपकी टीम में कोई इंजरी? कोई इंजरी नहीं सर। हेड काउंट ओके? हेड काउंट ओके सर। हेड काउंट के अंदर क्या था, टोटल इन प्लांट के अंदर मेरे 103 आदमी काम कर रहे थे, जिसमें से 74 आदमी अभी असेंबल एरिया के अंदर वहाँ इकट्ठे हुए हैं और 29 आदमी मेरे यहाँ इस टीम में काम में लगे हुए हैं साइट के ऊपर। ऑल सेफ? ऑल सेफ सर। वेरी गुड।
दोस्तों, साथियों, आप लोगों ने आज जो प्रदर्शन किया है वो बहुत ही उत्कृष्ट रहा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये घटना घटी नहीं थी, बल्कि एक मॉक एक्सरसाइज थी जो हमने की है। इसमें आपके प्रदर्शन के लिए बाह्य विभाग से बहुत सारे ऑब्जर्वर्स भी इसमें थे। हम लोग उनकी डिब्रीफिंग भी सुनना चाहेंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार पुनः इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूँ। आप सबके लिए जोरदार तालियां। और सबसे अनुरोध करता हूँ कि वो कृपया डिब्रीफिंग एरिया में असेंबल हो जाएं और हम लोग मंच से ही आगे का संचालन करेंगे। जी, धन्यवाद। ये क्या चीज़ है सर? ये ड्यू डाइविंग सेट है सर। हाँ जी, ड्यू डाइवर। अच्छा, डाइविंग डाइविंग के दौरान यूज किया जाता है। पानी में नीचे कोई गिर जाता है सामान वगैरह, कोई बंदा डूब गया तो उसको निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि मंच के सामने आके बैठ जाएं। अर्थक्वेक के दौरान अगर कोई दबा है तो हम लैंटर को तोड़ के इसकी सहायता से आराम से घायल व्यक्ति को निकाल सकते हैं। ये मीडियम है, ये है। इसका नाम है रैम से। ये 3 यूनिटों से चलता है। ये है पंप यूनिट, ये है जैक यूनिट और ये है बेस। ये 3 एंगल में लगाया जाता है, 45, 65 और 85। ये हाइड्रोलिक वॉल्व एल से चलता है। ये है फीमेल कॉपलिंग, ये है मेल कॉपलिंग। ये दोनों को ज्वाइंट करते हैं तो इसमें से हाइड्रोलिक पंप करते हैं। हाइड्रोलिक वॉल्व इसमें जाता है, इसमें से 2 पिस्टन निकलते हैं। फर्स्ट पिस्टन निकलता है जो 20 टन तक वेट उठाता है। सेकेंड पिस्टन निकलेगा वो 80 टन तक उठाता है। ये उस समय यूज करते हैं कि जब कोई गाड़ी टकरा गई, बिल्डिंग गिर गया, नीचे कोई विक्टिम दब गया, स्पेस नहीं है, तो इसको हम लगा के ये आरआरसा गैसोलीन है। इससे जो है हम कटिंग का काम करते हैं। इसमें जो है तीन तरह का जो है ब्लेड लगता है। ये होता है डायमंड, और एक कार्बाइड का आता है जिससे हम लकड़ी काटते हैं, और एक आता है एब्रेसिव जिससे हम जो है लोहा काटते हैं। इससे हम कटिंग का काम करते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग क्लैप्स हो रखी है तो हम उसमें कटिंग करके और अप्रोच बनाते हैं बिल्डिंग से पहुँचने के लिए। ये आरआरसा है, इसमें भी 2 ब्लेड लगते हैं। ये बस गैसोलीन से चलता है, ये इलेक्ट्रिक से चलते हैं दोनों। ये फ्यूल से चलता है और ये इलेक्ट्रिक से चलते हैं। ये लोहा काटने का काम आता है और ये कंक्रीट काटने का काम आता है, और ये हमारा उपकरण है, ये लकड़ी काटने का काम आता है। और सबसे खतरनाक ये जिसका पावरफुल मानते हैं, ये हमारा चैनसा है। ये सीधी मोटी लकड़ी काम से काटते हैं। और एक ये उपकरण है, ये उपकरण, दोनों बहुत सेफ्टी से चलाने पड़ते हैं। कितना टाइम लगता है सर इसको लकड़ी काटने में? वो तो लकड़ी के साइज के ऊपर है। छोटी है तो 1 मिनट में लगेगा, 2 मिनट। हम स्पीड बहुत चलती है तो इसको हम जब भी चलाते हैं किसी भी कारण को हम पूरे अपने टाइम पे चलाते हैं। सब ट्रेनिंग शुदा है, सब मतलब साल 2 साल हमारी ट्रेनिंग चलती है। सब कुछ 3500 वाट होता है। थोड़ा सा तो आदमी हर एक सेकंड में सर ये रोटरी हैमर भी है। ये दीवार में सेट करना हो या हैमरिंग करना हो उसके काम। बाकी ये बेसिक रोकेटिंग सा है। ये लकड़ी से 2 चीज़ काटते हैं, लकड़ी काटते हैं और लोहा होती है। लकड़ी वाला ये है और लोहे वाला ये है। ये है एयर लिफ्टिंग लाइन। जो कुछ बीच में स्पेस कम है तो इसको और डाल के इसमें एयर डाल के तो उसको स्पेस बन जाएगा तो हम विक्टिम को निकालने के लिए। अच्छा। इसका वेट है ये 72। देखना सर, देखना प्लीज। जी सर। ये सर पूरा माउंटेनिंग का सामान है सर। अलग अलग काम के लिए ये रोप है, ये मल्टीपर्पज़ रोप है। आप क्लाइंबिंग के लिए, रैपलिंग के लिए कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह के लोड को ऊपर लेना हो या नीचे ले जाना हो तो आप इसका रोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सीट हार्नेस है, फुल बॉडी सीट हार्नेस है। इसको अगर आपको कहीं पहाड़ पे चढ़ना हो या उतरना हो तो ये इसको लगा करके हम चढ़ते हैं। इसमें आपका ये कैराबिनर अटैच होता है आपको सपोर्ट देने के लिए। ये भी सेम वही चीज़ है। ये आइस पिटन है। इसमें बर्फ़ में जब हमें एंकरिंग करना हो या एंकर बनाना हो तो इसको बर्फ़ में लगा करके फिर हम घुमाते हैं तो ये धीरे धीरे अंदर चला जाता है। फिर उसका जैसे जैसे बर्फ़ हील होगी तो ये पकड़ बना लेगी। फिर आप इसके ऊपर आप अपना रोप बांधिए और कर सकते हैं। ये रॉक पिटन है। कहीं पत्थर में छोटी सी सुराख है, जगह है, उस जगह पर आप इसको ठोक करके फिर उसमें रस्सी का एंकर बना सकते हैं। ये स्क्रू टाइप है, कैराबिनर स्क्रू टाइप।
जस्ट वैसे ही है, मतलब नाम क्या है सर इसका? कैराबिनर स्क्रू टाइप। जैसे आपने रॉक में इसको ठोक दिया, फिर आपको एंकर के लिए जगह बनानी है, इसको लगाना है और फिर रस्सी को बांध देना है। तो ये भी वही है, ये प्लेन टाइप है, ये स्क्रू टाइप है। ये ज़्यादा सेफ है, स्क्रू से आपको टाइट हो जाएगा तो खुलने के चांसेस नहीं होंगे इसमें। ये आइस रॉड है, कहीं अवलांच आ रखा हो और कोई अंदर दब गया हो तो बर्फ तो ऊपर से मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, तो अंदर तक जाती है। अगर अंदर विक्टिम हमें कहीं हमारा कोई भाई अंदर फंसा होगा तो ये वहाँ जा करके रुक जाएगी। तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इतनी नॉर्मल वाली जगह पे इतनी गहराई है और यहाँ पे कम है, तो हमारा विक्टिम यहाँ पे होगा। इसको ढूंढने के लिए ये आइस कॉर्ड है, इसका मेनली इस्तेमाल होता है कि आप बर्फ़ में कहीं जा रहे हैं तो सेफ्टी के पर्पज़ से इसका जो छोड़ होता है इसको हम अपनी कमर से बांध देते हैं। अगर कभी अवलांच आ गया या हमें कहीं हम गड्ढे में गिर गए या अंदर जा रहे हैं तो इसको हम सेफ एरिया में फेंकते हैं। ये सेफ एरिया में कहीं जाएगा तो ढलान पे क्या होता है, ये खुलता चला जाएगा। सेफ एरिया में ये खुलता जाएगा। तो जो लास्ट छोड़ आपके पास बंधा है तो ये जब बर्फ में जाती है तो ये ग्रीन कलर छोड़ती है। तो जब आपको कोई ढूंढने आएगा तो वो इस कोड के सहारे आपके लास्ट छोड़ तक आएगा और आपको ढूंढेगा। बहुत बढ़िया। ये आइस एक्स है, पहाड़ों में बर्फ को खोदना हो या जगह बनानी हो या पकड़ बनानी हो तो उसके लिए। ये सर हमारे यहाँ के रेडियो एक्टिविटी इक्विपमेंट है सर, इसका नाम है टेलीडिटेक्टर। हम जब कि रेडिएशन क्षेत्र में बीटा या गामा को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम खुद इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये है मिडी रेडिएशन एक्सटर्नल, चाहे कहीं भी बीटा या गामा के दिशा हो रहा है वो डिटेक्ट करना है तो इसके इस्तेमाल करते हैं। ये भी मिनी रेडिएशन है इंटरनल, ये भी बीटा और गामा को क्या करते हैं डिटेक्ट करते हैं। जो अल्फा पार्टिकल्स है अगर उसको डिटेक्ट करना है तो इसका नाम है अल्शिंग मॉनिटर। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। वो ये है कंटामिनेशन मॉनिटर, कहीं बीटा और गामा की दिशा हो रहा है तो उस क्षेत्र में हम क्या करते हैं, कंटामिनेशन इक्विपमेंट के इस्तेमाल करके पता लगाते हैं। और माइक्रो सर्वे मीटर, ये भी क्या करता है, बीटा और गामा को डिटेक्ट करते हैं। जब छोटा से छोटा मैम करना है तो इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये आता है हमारे सैंपल, ये हम किसमें काम कर रहे हैं, कोई सैंपल लेके भेजना तो उसके हम अलग अलग तरीके उसको पैक करके हम लैब में भेजते हैं सर। किस चीज़ के सैंपल? कोई भी अगर कहीं आपकी केमिकल के हुआ का सैंपल हो गया, वो पड़ा है पार्टिकल में, तो उसको लेंगे और फिर ये जो पैकिंग मटेरियल है सर इसे पैक करके हम क्या करते हैं, चार्कोल में पैक करके उसके पूरे डाटा लेके हम लैब में भेजते हैं। आखिरी बता दीजिए सर, आखिरी प्लीज। ये फर्स्ट एड किट है, ये रेस्क्यूअर के लिए होता है जी सर। और ये है WPD के वाटर पॉइजनिंग किट है। स्क्वायर 1 में कौन था जी? ठीक है सर, थैंक यू सर। और इसमें सर 9 प्रकार के केमिकल को चेक किया जाता है। जी सर, थैंक यू सर। सेफ्टी किट में क्या क्या है, ये दवाइयाँ जो है उनके नाम दे रहे हैं सर? ये है फर्स्ट एड बॉक्स है ये। थैंक यू सर। क्या दिखाया गया और क्या महत्वपूर्ण रहा सर? नमस्कार, मेरा नाम अरुण बंसल है। मैं जींद गैस प्लांट HPCL जो यहाँ जींद में है उसमें वरिष्ठ संयंत्र प्रबंधक हूँ। आज की जो मॉक ड्रिल की गई है वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की इमरजेंसी ड्रिल की गई है, जिसमें जिला प्रशासन के साथ साथ NDRF की टीम ने भी भागीदारी की। इस ड्रिल के अंदर एक जो सिनेरियो एज्यूम किया गया था कि एक टैंकर को एक ट्रक से हिट होने की वजह से लीकेज का सिनेरियो हमने कंसिडर किया था। उस लीकेज सिनेरियो में क्या क्या हमारे सभी विभागों ने, सभी दलों ने अपना अपना रोल अदा किया और उस आपातकाल से निपटने में सबने अपना पूरा योगदान दिया। इसी योगदान के दौरान कुछ दुर्घटनाएं जो हमने दर्शाई वहाँ पे कि कुछ लोगों को चोट लगी हैं और कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं। तो सिविल सर्जन डिपार्टमेंट जो है, सिविल हॉस्पिटल से जो हमारी टीम यहाँ आई थी, उन्होंने भी उनको वेल टेक केयर किया। साइट से रेस्क्यू करने का काम NDRF टीम ने किया, हमारी इंटरनल टीम्स ने किया और उसके बाद उन्हें जो घायलों को जो घोषित किया गया था उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका उपचार वगैरह दिया गया है। तो इस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य जो था कि सभी विभाग जो हैं हमारे वो साथ में आए, एक दूसरे से संपर्क बनाए, कोऑर्डिनेशन बनाए और वो जो उद्देश्य है वो बहुत हद तक सफल रहा। और मैं जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को, ADC साहब को, DC साहब को और DRO साहब और जो एडिशनल CEO मैम जिला परिषद जो यहाँ आज ड्रिल के लिए कमांडेंट पोस्ट थी, तो उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, हम इस ड्रिल में भागीदारी कर पाए और इस इंसिडेंट को पूरा कंडक्ट कर पाए। मैं NDRF टीम को और हमारी सभी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।
एनडीआरएफ का क्या रोल रहा सर इसमें? हाँ, यह एनडीआरएफ यहाँ एचपीसीएल में एक मॉक एक्सरसाइज थी। ये इसका अंतिम दिन था। कल इसी के रिगार्डिंग में एक टेबल टॉप एक्सरसाइज भी रखी गई थी जो डीसी ऑफिस में थी, और आज यहाँ फील्ड में इसको अप्लाई किया गया। और यहाँ लेवल 3 का जो एक सिनेरियो रखा गया था, और उसमें एनडीआरएफ का अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। इसमें हमने यहाँ जब हमारी टीम आई तो इंसिडेंट साइड पे जो कमांडर थे उनसे मुलाकात की गई, तो उनसे पूछा गया यहाँ कितने विक्टिम ट्रैप हैं, तो उन्होंने बताया था यहाँ 10 विक्टिम ट्रैप है। तो हमारी टीम ने उन विक्टिम को यहाँ से बाहर निकाला, और जो आग लगी थी जो टैंकर था इसको बुझाने में काफ़ी योगदान दिया। नाम और डेजिग्नेशन? मैं सहायक सेनानी असिस्टेंट कमांडेंट देवेंद्र प्रकाश, 7th एनडीआरएफ बठिंडा से। थैंक यू। जो सिविल प्रशासन है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने यहाँ अच्छा काफ़ी कोऑपरेशन किया, और एचपीसीएल के भी जितने भी पदाधिकारी हैं उनका भी बहुत बहुत इसमें काफ़ी सहयोग रहा। उनकी टीम ने भी काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सारी टीम का जो मोराल है काफ़ी हाई था। इनके लिए इनका बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, एनडीआरएफ की बात करें, पिछले 1 महीने से जींद के जो स्कूल हैं वहाँ भी आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से आग को रोका जा सकता है, तो कैसा रहा सर? मतलब बच्चे कितना सीख पाए? और हमारी टीम यहाँ 2 दिसंबर से यहाँ जींद में एरिया फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज के लिए आई हुई है, और यहाँ हमने पिछले 15 दिनों में जो है काफ़ी एसएसपी जिसको स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम बोलते हैं वो किए, सीएपी भी किया है, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। उसमें काफ़ी हमने अर्थक्वेक के बारे में भी स्किल्स सिखाई हैं बच्चों को। अगर इन केस कभी चोट वोट लगती है तो उसके साथ कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनको कैसे अप्लाई करते हैं अगर छोटी मोटी आग लग गई है, तो उसके बारे में भी यहाँ हमने एसएसपी प्रोग्राम के दौरान उनको जानकारी दी है।